आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। चलिए तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर यह है कि आतंकवाद के मुद्दे पर चाइना ने भारत का साथ नहीं दिया है और अपने दोस्त पाकिस्तान का साथ दिया है। दोस्त इसीलिए क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, चाइना का निजी स्वार्थ है, इसीलिए वो पाकिस्तान को फिलहाल के लिए अपना दोस्त मान रहा है। लेकिन भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने साफ तौर से कड़ा संदेश दे दिया है तमाम देशों को, पूरी दुनिया को, क्योंकि यहां पर न सिर्फ पाकिस्तान को घेरा है, लताड़ा है, इमरान खान को डांट लगाई है, बल्कि साफ तौर से यहां पर UNHRC और यूनाइटेड नेशंस को भी कह दिया है कि आप सबसे निष्क्रिय संस्था हैं, अब भारत को जो भी करना है वो अपने दम पर करेगा। हमारे साथ तमाम जो गेस्ट हैं वो जुड़े हुए हैं, उनका पैनल है हमारे साथ में। OP गुप्ता साहब है, पूर्व राजनयिक हैं, और राहुल जैन है, यूथ BJP के नेता, स्टूडियो से हमारे साथ लाइव हैं। इसके साथ ही ग्रुप कैप्टन VN झा साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल जैन यूथ BJP के नेता हैं, उनके पास जाना चाहूंगा। राहुल जैन, सुषमा स्वराज का इतना बड़ा बयान, पाकिस्तान को इतना कड़ा संदेश, लेकिन उसके बावजूद ढाक के 3 पात, क्या कहेंगे? कोई असर नजर नहीं आ रहा है। राहुल जैन, चाइना ने एक बार फिर वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को धोखा दिया है। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि चाइना ने चौथी बार आतंकवाद के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल किया और अपने दोस्त पाकिस्तान का साथ दिया, जिसमें चाइना का पर्सनल मोटिव है। वो चाइना एक आर्म्स सप्लायर है और पाकिस्तान को वो आर्म्स भी फ्री में देता है, पैसा भी देता है और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। आज फिर एक बार उसने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और आतंकवादी अजहर मसूद को आज फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित होने से बचा लिया। पहली बार चाइना ने 2009 में वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, फिर 2016 में, फिर 2017 में और अब 2019 राहुल जैन, ये तमाम जानकारी हमारे पास में है, लेकिन अब सरकार क्या कर रही है? सुषमा स्वराज ने बयान दिया है, अच्छी बात है, कड़ा संदेश जो है वो गया है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही सवाल बड़ा ये है कि पाकिस्तान तो बाज आ नहीं रहा है, सबक कैसे सिखाएंगे उसे? इंडिया के पास अब ये ऑप्शन है कि इंडिया का एक बहुत बड़ा निर्यात आयात चाइना के साथ चलता है। हर साल करीब $60 बिलियन चाइना इंडिया से कमाता है। इंडिया के पास अब ये एक ऑप्शन है कि वो चाइना से अपना निर्यात आयात पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दे, या फिर चाइना से आने वाले जो रॉ मटेरियल या तैयार माल है उन पर अपनी ड्यूटी को कई गुना बढ़ा दे, जो कि उसने पाकिस्तान के साथ भी किया है। पाकिस्तान के साथ इंडिया ने जो सामान आता था उस पर 200% ड्यूटी लगा दी, जिससे कि पाकिस्तान से सामान आना भी इंडिया में बंद हो गया और एक बहुत बड़ी मात्रा में चीन से भी इंडिया में आयात किया जाता है। इंडिया अगर उस आयात पे ड्यूटी को बढ़ा दे, कई गुना बढ़ा दे, या फिर निर्यात को रोक ही दे, तो आयात निर्यात को रोक दे, तो चाइना अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा। हमने देखा था जब इंडिया का चाइना के साथ डोकलाम विवाद हुआ था, उस समय लोगों ने घर से बाहर आकर जिनके घर में जो भी चाइना का सामान होता था उसको निकाल के फेंक दिया था, उसको जला दिया था, तोड़ दिया था। तो चाइना उस डोकलाम विवाद पे पीछे हट गया था और उसने इंडिया की बात सुनने को तैयार हो गया था। अब एक बार फिर वही मौका है, इंडिया को चाइना से आने वाले सामान को बंद कर देना चाहिए या उस पे लगने वाली ड्यूटी को कई गुना बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि चाइना का व्यवहार नरम होगा और वो इंडिया का साथ देगा। उसको इंडिया का साथ देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि बढ़ाएगा कौन? सरकार बढ़ाएगी ना, कब बढ़ाएगी? आपके पास फिर से सवाल को लेकर के आऊंगा। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन VN झा साहब भी बने हुए हैं। झा साहब, जिस बात का जिक्र राहुल जैन ने किया कि चाइना के जो सामान है उसको लेकर के आप हमारे साथ पहले से चर्चा में बने हुए हैं, हमने उसका जिक्र भी यहाँ पर किया। क्या सर ये प्रैक्टिकल है? किस तरीके से $60 बिलियन जो चाइना को जाता है उसे रोका जा सकता है? झा साहब, क्योंकि ये तो चाइना के लिए बहुत छोटा सा है जी, चाइना के लिए बहुत छोटा सा है। और गवर्नमेंट लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, जैन साहब ने बताया कि यस, आप ड्यूटी बढ़ा सकते हैं, उससे थोड़ा सा असर पड़ेगा। लेकिन देखिए, ट्रेड में ऐसा है कि चाइना अभी आपका दुश्मन नहीं है जी, दोस्त नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन चाइना अभी आपका दुश्मन नहीं है। ये एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। जो 19 के दशक थे, 2000 के जो थे, वहां से अभी एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। तो चाइना भी आपका दुश्मन नहीं है, ये बात को याद रखिए। दूसरी,
चाइना के ऊपर में इंडिया का क्लैंप जो है किसी न किसी तरह से लगा हुआ है। साउथ चाइना सी, जापान, और ये जो पूरा जो एक हमने घेरा हुआ है चाइना को, उस पे हमारी पकड़ बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये पाकिस्तान, हमारी प्रॉब्लम जो है वो टेररिज्म है पाकिस्तान को, जिसके लिए कि हम अभी थोड़े से चिंतित हैं। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थोड़ा सा अपना जो पहल है वो चेंज करना पड़ेगा। अभी तक तो आपने जाके अंदर में घुस के मार दिया, इसके बाद क्या है? इसके बाद सबसे जो बड़ी चीज मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी फोकस पाकिस्तानी टेरर पे बनाए रखिए, एकदम फोकस वहां बनाए रखिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो है ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है टेरर पे। वो अभी आपके ऊपर में स्ट्राइक करेगा फिर से। आप बिल्कुल एकदम आप गांठ बना लें, 100% श्योर रहें कि पाकिस्तान फिर आपको टेरर के थ्रू या तो कश्मीर में या कहीं और वहां पे आपको स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए एक बड़ी सीधी एक बड़ी तगड़ी नीति जो है भारत में जी बिल्कुल, तो एक तगड़ी नीति जो है उसकी जरूरत है यहाँ पर, और पाकिस्तान के साथ चाइना जो है उससे किस तरीके से घेरा जाए उसको लेकर के भी एक पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए। पॉलिसी क्या होनी चाहिए? ओपी गुप्ता साहब हमारे साथ में है, पूर्व राजनयिक हैं। गुप्ता साहब, क्या पॉलिसी होनी चाहिए चाइना को, अगर हम बात करें खासतौर से टारगेट करने की, तो क्योंकि चाइना का ऐसा क्या इंटरेस्ट है सर पाकिस्तान में, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जिसको लेकर के बार बार वो पाकिस्तान का साथ देता है? कि वहाँ पर जो वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जी, उसकी सुरक्षा के लिए जो है वो इन लोगों को बचा करके इनको खुश रख रहा है, वही उसका इंटरेस्ट है जी। और जहाँ तक आप कह रहे थे कि वो चाइना पाकिस्तान को आर्म सप्लाई करता है तो उसको पैसा थोड़ी मिलता है, वो तो केवल वैसे ही दे रहा है उसको। लेकिन जो हमारे साथ बिजनेस करता है वो चाइना जी, उसमें उसको हर साल जो ट्रेड सरप्लस मिलता है जी, वो हमारा प्लस पॉइंट है और उसी को हम लोगों को यूज करना चाहिए उसके खिलाफ, चाहे वो कम हो या तो। लेकिन ये मैसेज चाइना को कम्प्लीटली जाएगा कि साहब इंडिया भी रिएक्ट कर रहा है। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि ट्रेड फ्रंट पर हम लोगों को थोड़ा वहाँ से सामान इंपोर्ट करने में रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए, ड्यूटी बढ़ानी चाहिए। यहाँ एक जो है पब्लिक मूवमेंट शुरू हो कि बायकॉट चाइनीज आइटम, ये सब करने से जो है चाइना पर प्रेशर बनेगा और दूसरी कंट्रीज भी ऐसा प्रेशर बनाएंगी। और इस समय चाइनीज इकोनॉमी कमजोर है, इस समय उसका एक्सपोर्ट का एक्सपेंशन जो है डाउन हो गया है। तो इसलिए चाइना जब तक चाइना हर्ट नहीं होगा तब तक चाइना आपकी बात सुनेगा नहीं। जी बिल्कुल, तो चाइना को हर्ट करने की जरूरत है। यहाँ पर ओपी गुप्ता साहब हमारे साथ, गोपाल सिंह साहब जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। गोपाल सिंह साहब, डिफेंस के लेवल पर अगर बात की जाए तो चाइना को कैसे बीट करेंगे सर, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर कर रहा है लगातार भारत के साथ में। पाकिस्तान तो हमारे निशाने पर है ही, लेकिन अब चाइना भी इधर से आ गया है, उसको भी हमें निपटाना है। तो कैसे चाइना से कैसे डील करेंगे गोपाल सिंह साहब? देखिए, ये हमारे दोनों एडवर्सरी हैं जी, और पाकिस्तान तो ना के बराबर है, लेकिन क्योंकि चाइना उस जी इस वजह से पाकिस्तान की थोड़ी अहमियत बनती है। और यदि चाइना इस तरीके से कन्फ्रंटेशन के लेवल पे आता है जी, तो एक बहुत बड़ी बात होगी हमारे देश के लिए। और चाइना भी नहीं चाहेगा कि वो इस तरीके का कोई कन्फ्रंटेशन अभी करे, क्योंकि उसकी भी हालत बहुत पतली है जी। जो उन्होंने अभी प्रोग्रेस की पिछले 25-30 साल के अंदर, वो प्रोग्रेस में अभी बहुत इजाफा नहीं हो रहा। दूसरी बात, यदि हम डिप्लोमेटिक लेवल पर, कूटनीति के लेवल पर और इकोनॉमिक लेवल पर यदि हम एक्शन लें जी, तो चाइना कुछ भी नहीं कर सकता जी। ये माहौल, क्योंकि हमारे यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, उसकी वजह से भी काफी कुछ जो है कूदम कूद हो रही है। तो अभी देखिए, तकरीबन $100 बिलियन का हमारा इंपोर्ट होता है उधर चाइना से जी।
और उसमें $20 बिलियन का हमारा यहाँ से वहां से इंपोर्ट होता है और $20 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है जी। यदि आप $80 बिलियन का इंपोर्ट को उसको कम करें जी और उसके ऊपर जैसा मैं सोच सकता हूं कि पाकिस्तान के ऊपर आपने सामान बेचने पर जो खरीदने के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई 200%, उसी तरीके से जो सामान भरा हुआ पड़ा है करोड़ों यानी कई हजार करोड़ का तो इंडिया में आने के लिए तैयार, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है जिससे वो सामान ना आए। जी चलिए, तो इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो एक बड़ा मुद्दा है, वो हम कर सकते हैं जो पाकिस्तान के साथ में भी किया है। हमारे साथ संजय गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, स्टूडियो से लाइव हैं। संजय जी, कांग्रेस को हर बात में राजनीति ही क्यों नजर आती है? आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता है रणदीप सुरजेवाला, ट्वीट किया है 56 इंच की हक पॉलिसी, डिप्लोमेसी को लेकर के सवाल अगर करना है तो इस तरीके से आप बातों को घुमा रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी सरकार की विदेश नीति विफल रही है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो जग जाहिर है, इसके तो क्या बात है जी। आप देखें कि मोदी सरकार ने जिस तरह से 5 वर्ष पहले जब ये सत्ता संभाली थी, किस तरह की बातें इन लोगों ने की थी, किस तरह के वादे इन्होंने मैनिफेस्टो में कहे थे, इन्होंने बहुत बड़ी उसके अंदर बातें, बहुत बड़े इश्यूज कहे थे। और उसके बाद मोदी जी साबरमती के फ्रंट के ऊपर चाइना के अपने काउंटर पार्ट को लेके वहाँ पे अपना घूम रहे थे, शाम की समय पर चाय पिला रहे थे, खाना खा रहे थे और बहुत बड़ी बातें कर रहे थे। मुझे बता दीजिए हासिल हुआ क्या? आप बताइए, हासिल हुआ डोकलाम, हासिल हुआ ये कि जो मसूद अजहर को अगर सपोर्ट कर रही है चाइना और उसके साथ मोदी जी चाय पी रहे थे साबरमती के फ्रंट पे, तो बताइए कि सरकार की विदेश नीति क्या सफल कही जाए? जी आप बता दीजिए, ये विफल नहीं है तो क्या है? और अगर विपक्षी पार्टी इसके ऊपर अगर कहती है तो मुझे समझ में नहीं आता कि विपक्षी पार्टी को ये देशद्रोही कह देते हैं। अरे भैया, देशद्रोही विपक्षी पार्टी नहीं है, आप सरकार के अंदर बैठे हैं, आपके हर बात के ऊपर चर्चा करने का अधिकार है, देश की जनता को अधिकार है, विपक्षी पार्टियों को भी अधिकार है। आप मुझे बता दीजिए ना कि चाइना से 5 साल में आपने क्या हासिल किया? आपने हासिल किया डोकलाम। ठीक है, आपने सवाल खड़े किए हैं, आपके साथ में बीजेपी के यूथ बीजेपी के नेता बैठे हैं, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। राहुल जैन, क्या कहेंगे, डिप्लोमेसी फेल है आपकी? जी देखिए, मैंने गुप्ता जी की सारी बातें सुनी जी, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम विपक्ष को धोखेबाज और आतंकवादियों का साथ देने वाला ना कहें तो क्या कहें? हमारी सेना इतनी हिम्मत करके पाकिस्तान के अंदर जाके अटैक करती है। चाइना बता दो ना पहले, आप पाकिस्तान बाद में नहीं, आप हम पाकिस्तान के हमने अभी तक आपको चाइना ने किया है ना, अभी इसमें बता दो आप चाइना पे क्या हासिल किया आपने? देखो, पाकिस्तान के ऊपर हमारी सेना ने अटैक करा, हमारे एक भी सैनिक को वहां पर हमारे 12 विमान गए, 12 के 12 सुरक्षित आए और वहां पर करीब 300 आतंकवादियों को 300 आतंकवादियों को बोल लेने दीजिए, फिर चाइना पर भी लेंगे। जी हाँ, 300 आतंकवादियों को वहां जाकर उन्होंने नरक में पहुंचा दिया, नरक में 300 आतंकवादियों को पहुंचा दिया। ये कह रहे हैं कि सेना ने किया है। हाँ, सेना ने करा और ये सेना से भी सबूत मांग रहे हैं कि हमें सबूत दो कि तुमने वहां पे क्या करा। भाई एक काम करो ना, तुम जो है सेना के साथ ही चले जाओ वहां पे, अगर तुम्हारे को सबूत चाहिए तो सेना के साथ जाओ। संजय जी देखिए संजय जी हंसने वाली बात नहीं ना, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय जी, हंसने वाली बात नहीं है। राहुल गांधी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आतंकवादी को जी कहकर संबोधित कर रहे हैं। आप मुझे 1 मिनट का जवाब का मौका देंगे? 30 सेकंड। एक बात सुनिए, आज से अगर बात हमारे बीजेपी के नेता करेंगे तो कोई हंसेगा कि नहीं हंसेगा? या तो इन्हें जानकारी नहीं है, या इनके विचार ठीक नहीं है, या इनको झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। आप समझिए कि सबसे पहले ये बताइए कि 400 लोग अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने वहां पर मार दिए, अरे हमारे सेना ने, आपने नहीं मारे, बीजेपी ने, आरएसएस नहीं मारे। और मुझे ये बताइए, कोई 250 कहता है, कोई 150 कहता है, आलू वाली साहब कहते हैं एक भी नहीं मरा। अरे हमने आपसे ये पूछ लिया कि आप आधिकारिक संख्या बता दीजिए, तो आप हमें देशद्रोही बता रहे हैं। अरे आपने सैनिक मारे हैं क्या? आपने वहां पे जाकर के एक्शन लिया है क्या? आपने क्या किया जरा बता दीजिए ना। आपके रहते तो पुलवामा हो गया, आपके रहते तो 300 किलो आरडीएक्स देश के अंदर आ गया, आपके रहते तो आपके तो नेता, आपके नेता तो बिरयानी खाने जाते हैं वहां पर। Your 30 seconds are over, इस पर जवाब आपके रहते कितनी बार अटैक हुए इंडिया पे? आपने तो आज तक बदला भी नहीं लिया। हमारे सैनिकों ने बदला लिया, आज आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे हो, सैनिकों के ऊपर सवाल उठा रहे हो, उनका मजाक उड़ा रहे हो। संजय जी इस पर जवाब में ले लूंगा राहुल जैन से। राहुल जैन आपके पास में समय है, मैं वीएन झा साहब के पास जाऊंगा, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आप जरा पहले सोच लीजिए कि कितने मारे थे। ठीक है झा साहब,
क्या साहब जी, एक थोड़ा सा कष्ट कीजिए जी। ये लोग जो क्रॉस टॉकिंग करते हैं, जब एक बोल रहे होते हैं तो दूसरे को प्लीज रोक दीजिए, या तो उसका ऑडियो डाउन कर दीजिए, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आती है कि हो क्या रहा है, कौन क्या बात कर रहे हैं। और ये बहुत ही गलत एक प्रथा है कि जब एक बोल रहे होते हैं बीच में दूसरे टपक पड़ते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मुझे थोड़ी सी तरस आती है इन लोगों की समझ पे। मैंने भी 38 साल सेना में गुजारे हैं, मैं एयरफोर्स में 38 साल रहा हूं। इनको इतनी समझ नहीं है कि सेना कैसे काम करती है। अरे बाबा, सेना सरकार के अंदर में काम करती है। अगर एयरफोर्स ने अंदर में घुस के मारा है तो ये एयरफोर्स का डिसीजन नहीं था, ये सरकार का डिसीजन था। संजय गुप्ता जी को कहिए, कहीं पे जाके देख ले मैनुअल कैसे होता है जी। अरे और प्लीज इन सब चीजों पे तू मैं न करें, प्लीज सरकार ने नहीं किया। अगर ये लोग की बात कर रहे हैं, आप बीच में ना बोले। जब एक संजय जी प्लीज, रैलियां कर रहे हैं। संजय जी मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट। एक बार जब कोई बोल ले उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा। अगर कोट किया जा रहा तो गिरिराज जी मैं उसका जवाब दूंगा ना, मुझे देंगे आपको जब मौका देंगे तब आप अपना जवाब आपके टाइम पर दीजिए। जा साहब जी। तो अब मैं आ रहा था, जैसे अभी डिस्कशन चल रही थी कि गवर्नमेंट का फेलियर है या क्या फेलियर है। तो मैं नहीं सोचता हूं कि गवर्नमेंट का कहीं भी किसी तरह से फेलियर है, ये मेरा सोचना है। एज अ सर्विस पर्सन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट हमेशा से प्रोएक्टिव रही है, और ये गवर्नमेंट की उदार नीति है कि सेना इस तरह से फ्रीली काम कर रही है। अब अभी पिछले में बात हो रही थी कि चाइना की, कि आपने चाइनीज प्रीमियर को अपने धरती पर बुलाया था, और वहां पे डोकलाम हुआ, या उसके पहले भी आपके हमारे जो कुछ जवान थे वो चाइनीज में घिरे हुए थे। याद कीजिए उन दिनों की, न प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा, न चाइनीज प्रीमियर ने कुछ कहा, लेकिन वो बिल्कुल रिजॉल्व हो गया। कैसे रिजॉल्व हो गया? डिप्लोमेटिकली। तो ये चाइनीज नीति जो है मोदी की सरकार की, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, प्लीज आप ऐसे कभी मत सोचिए। ये जो नीति है, जो कूटनीति है, जो विदेश नीति है, ये बिल्कुल प्रभावी रही है, और हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छी रही है। चाइना, एक जो पैराडाइम शिफ्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये चाइना अभी आपका एनिमी नहीं है, दोस्त नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन अभी आपका एनिमी नहीं है। पहले हमारा वो एनिमी हुआ करता था। तो ये जो चीज है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी, चाइना सुपर पावर है, आप बिल्कुल संशय में ना रहें, और भारत किसी भी तरह से सुपर पावर नहीं है। तो वो अपनी मर्जी से करेगा, जहां तक उसके अपने खास जो मित्र हैं, जैसे पाकिस्तान है, तो उसके लिए वो करेगा। मैंने आपको बताया कि अगर ये अजहर मसूद अगर ये डिक्लेयर हो जाता है यूएनएससी टेररिस्ट, तो अभी पाकिस्तान ग्लोबल टेरर बन जाता है, ग्लोबल टेररिस्ट नेशन बन जाता है, और इसके ऊपर में अभी हजारों सैंक्शन पड़ जाते हैं, पाकिस्तान बर्बाद हो जाता है। चाइना नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। इसके टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, इसकी उबौर जो है वो पाकिस्तान से फंसी हुई है, इसका पोर्ट जो है चाबहार। लेकिन सर यहाँ पर सवाल ये है कि हाफिज सईद तो ग्लोबल टेररिस्ट है ना सर, तो उसके बाद में पाकिस्तान पर इस तरीके के बैन क्यों नहीं लगे? मैं आपसे सवाल पर फिर से लौटूंगा। हमारे साथ ओपी गुप्ता साहब भी बने हुए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। ओपी गुप्ता साहब, डिप्लोमेसी पर सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस के नेता ट्वीट कर रहे हैं कि ये डिप्लोमेसी नहीं, ये हकप्लोमेसी है। आप पूर्व डिप्लोमेट रहे हैं, आप बताइए सर जरा, क्या डिप्लोमेसी फेल रही है या फिर पास हुई? नहीं, ये कहना गलत है कि डिप्लोमेसी फेल हुई जी। और जहाँ तक गले मिलने का सवाल है, ये तो बड़ा कॉमन चीज है डिप्लोमेसी में। हम लोग तो इंडिया में इतना ध्यान नहीं रखते, लेकिन अगर आप दूसरे देशों में जाएं और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जाएं तो वहाँ हगिंग तो कॉमन चीज है जी। तो ये कह के डिनाउंस करना कि हगो डिप्लोमेसी, ये सब गलत बातें हैं। अपनी डिप्लोमेसी बिल्कुल ठीक चल रही है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चाइना के प्रति हम लोगों को अपने ट्रेड रिलेशंस में थोड़ी कड़ावट लानी चाहिए। चाइना से जो इंपोर्ट होता है उस पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ानी चाहिए। चाइना इस चीज को समझेगा और आपसे बात करने को तैयार रहेगा।
जी बिल्कुल। तो चाइना पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की जरूरत है। हमारे साथ महमूद आलम साहब जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार है, समझ लेते हैं उनसे। महमूद साहब, जो कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सरकार ने की, 200% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी और तमाम तरीके के बैन जो वो लगाए हैं, क्या हम वो चाइना के साथ कर सकते हैं महमूद साहब? महमूद आलम, देखिए, आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है अब तो। ये बात जो है बिल्कुल साफ हो गई है कि पाकिस्तान की जो ये हिम्मत है, या मैं इस तरीके से बोल लूं, चाइना जो अपनी प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है जी, वो पाकिस्तान के थ्रू लड़ रहा है। तो चाइना सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझेगा, वो समझेगा इकोनॉमी की जी। लेकिन क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम इकोनॉमिकली जो है चाइना का, यहाँ पे हमारी कंट्री में अरबों खरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि उस इन्वेस्टमेंट से हमारे यहाँ जॉब भी क्रिएट हो रहे हैं। तो हमारे लिए बड़ी टाइट रोप है ये। देखिए, ऐसा है कि स्टूडियो में बैठ के जो है वहाँ आसान होता है कि हम ये कह दें, लेकिन वास्तव में जो है जब कंट्री चलती है और चलाना होता है तो बहुत सारी चीजों को सामने रखना होता है। लेकिन एक बात तय है कि अगर आपको पाकिस्तान को कंट्रोल करना है तो चाइना को आपको कंट्रोल करना होगा। देखिए, डिप्लोमेटिकली हमने वर्ल्ड में जो है पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग करके रख दिया, लेकिन क्या हुआ, सब आपके साथ हैं लेकिन एक कंट्री वीटो कर देता है तो आपकी सारी जो है मेहनत पे जो है असर पड़ता है जी। तो ये कहीं ना कहीं सोचना होगा हमको कि वर्ल्ड वाले जो है, और वो भी मौखिक जो है जबानी जमा खर्च करेंगे, ये आपकी अपनी लड़ाई आपको खुद ही लड़नी होगी। तो अब हमको ये देखना है कि वर्ल्ड में तो हमने पाकिस्तान को हम बहुत दिनों से डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के व्यवहार पे इसका क्या असर पड़ रहा है और वो असर तभी पड़ेगा, एक तो जो है आप चाइना को जो है किसी सूरत से कंट्रोल करें कि देखिए ऐसा नहीं चलेगा कि आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो हमारी कंट्री से लेते रहेंगे लेकिन जो हमारे दुश्मन है आप उनको संरक्षण भी देते रहेंगे। ये क्लियर कट बताना होगा, लेकिन उसके लिए जो है हमको जो है बहुत ज्यादा हो सकता है दुश्वारियों का सामना भी करना पड़े, प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़े, लेकिन लॉन्ग रन में आपको देखिए दो ही चीजें करनी है। आपको जो है अपने को इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग बनाना है और दूसरे जो है मिलिट्रली जो है आपको अपना बहुत स्ट्रांग बनाना होगा। कब तक हम जो है अपने मिलिट्री के इक्विपमेंट्स के लिए बाहर वालों पे भरोसा करते रहेंगे और वो हमको जो है मुख्तलिफ तरीके से एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर मिलिट्री को भी स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। इसके साथ ही सवाल दो और हैं कि यूएनएचआरसी को लताड़ लगाई है, कहा है कि सबसे निष्क्रिय संस्था है, और इसके साथ ही ये जो बयान दिया सुषमा स्वराज ने, ये बयान चाइना के रुख से पहले, चाइना के वीटो से पहले ही दे दिया था। तो ये दो बड़े मुद्दे हैं जिन पर बात करेंगे तमाम जो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं उनसे, लेकिन पहले जो पॉलिटिशियन है उनके पास चलते हैं। राहुल जैन यहां पर ये कह रहे हैं संजय जी कि चाइना जो अड़ंगा लगा रहा है, भारत की विदेश नीति फेल है। राहुल जैन, 10 साल में 4 बार चाइना ने वीटो का इस्तेमाल किया है, आपकी सरकार 5 साल से, इससे पहले किसकी सरकार थी? जी देखिए, 4 बार वीटो का इस्तेमाल करा है चाइना ने जी, और हमारी सरकार जब से है तब से भी चाइना जो है 3 बार, करीब 3 बार वीटो का इस्तेमाल कर चुका है। सबसे पहले चाइना ने 2009 में वीटो का इस्तेमाल करा, उसके बाद 2016 में, फिर 2017 में और फिर 2019 में। हमारी सरकार के टाइम पे भी 3 बार चाइना वीटो का इस्तेमाल कर चुका है और हमारी सरकार इसके प्रति बहुत सख्त है। आज श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने कहा है कि यूएन एक निष्क्रिय संस्था है, क्योंकि यूएन का जो निर्माण हुआ था वो सन 1945 में हुआ था। उस समय भारत स्वतंत्र देश नहीं था, भारत उस समय स्वतंत्र नहीं था, तो इसलिए उसका यूएन में होने का कोई संबंध ही नहीं है। अब यूएन का दोबारा से निर्माण होना चाहिए जिसके अंदर भारत की भी हिस्सेदारी हो और उसको पास भी वीटो का अधिकार हो। चाइना हर बार अपने वीटो का इस्तेमाल, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। संजय गुप्ता, 10 साल में 4 बार वीटो का इस्तेमाल, 2009 में पहली बार, किसकी सरकार थी? क्या तब भी विदेश नीति फेल थी? नहीं, 4 बार में से बताया ना कि 3 बार तो भी अभी भी हुआ है। अच्छा, तो आप ये देख रहे हैं कि किस में ज्यादा हुआ, किस में कम हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब तो ये है कि इन्होंने कोशिश की ज्यादा बार प्रस्ताव लाने की, आतंकवादी घोषित करने की। राठौर साहब, मेरे ख्याल से आप एंकर हैं, आपको सुनना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, पेशेंस नहीं है, आपको सुनने के लिए बैठे हैं सर, आप लेकिन भाषण देंगे तब नहीं चलेगा।
बिल्कुल, मुझे कहने तो दें पहले, बोलिए, फिर आप कह दीजिएगा। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि अगर मौजूदा, हम पुरानी बातें छोड़ देते हैं जी, हम पिछले 5 साल की बात कर रहे हैं, 3 बार चाइना ने अगर हमारे वीटो खिलाफ यूज कर लिया और हम उनको लेकर के साबरमती के फ्रंट पे घूम रहे हैं, हम उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रहे हैं, हम उन्हें अरबों खरबों रुपए का उनसे हम सामान खरीदने, उनके उपभोक्ता हैं। आज विश्व के अंदर अगर पहले 4 देश जो वहां से अगर उनका सामान खरीदते हैं, एक भारत है, और उसके अंदर हमने सारी एक्साइज ड्यूटीज पे, हर चीज पे उनको फायदा दिया हुआ है। उनके यहाँ से जो माल आता है उसके अंदर हम बिल्कुल लोएस्ट रेट के ऊपर उनसे इंपोर्ट ड्यूटी लेते हैं। अपने यहाँ जो भी आदमी हमारे, तो उनको हम फायदा देते हैं चाइना को, और चाइना हमारे यहाँ डोकलाम करता है। तो आप मुझे बता दीजिए कि हम विपक्षी पार्टी के नाते ये सवाल आज सरकार से पूछें, या आप समझते हैं कि सरकार पूछने से हम राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे? आप मुझे बताइए कि हम ये ना पूछें कि आज जो चाइना ने जिस तरह से देश को आज हमारे देश को पीछे किया है, अरे सर, आप जिस तरह के सवाल पूछते हैं, आपके सवाल दुश्मन देशों के अखबारों की सुर्खियां बनते हैं। जानते हैं, तारीफ शुरू करें। बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने, बड़ा अच्छा काम किया है चाइना ने। ये क्या कहना चाहिए, मैं बताइए ना आप। लेकिन पाकिस्तान के टीवी स्टूडियोज में जो एंकर बैठते होंगे उनके लिए ये आसानी हो जाती है, उन्हें लगता है कि ठीक है हमें क्या कहना चाहिए, आप ये बताइए ना। हमसे इतना एतराज है, हमें क्या कहना चाहिए आप बताइए। ठीक है, चलिए आप तारीफ करें, डोकलाम की तारीफ शुरू करें। ठीक है, दोबारा या इन्होंने जो ये अजहर मसूद को इन्होंने वीडियो यूज किया, इसकी तारीफ करें। बताइए क्या करना चाहिए विपक्षी पार्टी को। इस पर जवाब जो सरकार का फेलियर है हमें कहना पड़ेगा ना। राहुल जैन जी, देखिए, जो भी ये विपक्षी पार्टी वाले यहाँ पे बयान देते हैं, जैसे अभी थोड़े दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने बयान दिया, मोदी जी तुम कितने लोगों को मारोगे, कितनी तुम्हें लाशें चाहिए, वो चाइना के अंदर, यहाँ पाकिस्तान के अंदर वो वहाँ की सुर्खियां बन गया। वहाँ की जितने भी नेता हैं वो उस बयान को उठा के बैठ गए कि हिंदुस्तान के अंदर 22 विपक्षी पार्टी हमारे साथ हैं। यहाँ पे 22 विपक्षी पार्टी। ठीक है, यहाँ पर आपसे दोबारा हम आएंगे और इस पर जवाब लेंगे, लेकिन आप सब बने रहिए हमारे साथ। अभी रुकेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।